नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का है और इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको खबर विस्तार से भी बताएंगे, खबर फटाफट अंदाज में भी होगी। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर की, जिसका आज आखिरी दिन राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी तो वहीं बीजेपी को भी घेरा। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आखिरी दिन था। आखिर में सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस में सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने दलित समाज का अपमान किया, बीजेपी में किसी की बात नहीं सुनी जाती। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की बात करती है लेकिन रीजनल पार्टी की बात नहीं करती। सोनिया गांधी ने भी अपने संबोधन में बीजेपी पर निशाना साधा। There are not a single politician in this country who does not know what Pegasus is. Pegasus is not a software. Pegasus is the method of silencing the political class of this country. It is not simply a software. It is the way to strangle. It is the way to strangle the political discussion in this country. बहरहाल इस चिंतन शिविर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जो गुरु मंत्र दिया है, उससे देखना होगा कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति में कितना असर पड़ता है और क्या आने वाले समय में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल कर पाती है या नहीं। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन राहुल गांधी ने संबोधित किया। केंद्र सरकार बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन क्या इस चिंतन शिविर से कांग्रेस के आगे आने वाले दिनों में रणनीति दिखती है, वो स्पष्ट होना अभी बाकी है। उधर भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप जीत लिया है। यह पहली बार है जब भारत ने यह टूर्नामेंट जीता है। भारत ने बैडमिंटन में इतिहास रचा है। भारत ने पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया है। भारत ने मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। भारत की उपलब्धि जिन खिलाड़ियों ने दिलवाई है, उनका नाम है लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत। खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने भी विजेता टीम को ट्वीट कर बधाई दी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी। पहले मैच में मेंस सिंगल वर्ग में दुनिया के नंबर 9 शटलर लक्ष्य सेन ने दुनिया के नंबर 4 खिलाड़ी एंथनी सिनिसुका गिंटिंग को मात दी, जबकि दूसरे मैच में मेंस डबल वर्ग में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के केविन संजाया और मोहम्मद एहसान की जोड़ी को हराया। इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। 3-0 से भारत ने थॉमस कप ये जीता है और वाकई ये एक बहुत बड़ा पल है, क्योंकि भारत की टीम ने जिस तरीके से बैडमिंटन में इतिहास रचा है, ये हर युवा को प्रेरित करेगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के जगाधरी में प्रगति रैली में पहुंचे। इस दौरान पहले से ही कई बड़ी घोषणाएं करने का दावा किया गया था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार की ओर से करवाए गए काम गिनवाए। यमुनानगर में प्रगति रैली आयोजित की गई। इस रैली में कई बड़ी सौगातें दी गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रैली में खास तौर पर पहुंचे। सबकी निगाहें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन पर थी। जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं करने की पहले से ही बातें कह दी गई थी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रैली स्थल पर अपने संबोधन में सरकार की ओर से करवाए गए कामों को जुबानी गिनवाया और आने वाले वक्त में और भी बड़ी योजनाओं को लागू करने की बात कही गई। इस रैली को पिछली सभी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही गई थी। रैली में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। पिछली बार सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री ने विधानसभा अनुसार इसी तरह के कार्यक्रम किए थे। उनमें जो विकास की घोषणाएं की गई थीं, उन्हें पूरा करने का दावा किया गया था। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि यमुनानगर जिले में 4000 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ काम बकाया है, जिसकी घोषणाएं इस रैली के माध्यम से की गई हैं। सबकी निगाहें इस रैली में थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कौन सी बड़ी सौगातों की ऐलान करने वाले, क्योंकि पहले ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया था कि बड़ी सौगात मिलने वाली है। वैसे में अब इन योजनाओं की सौगात जो दी गई है कब तक धरातल पर उतरती है, देखने वाली बात है। उधर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। करीब 5,000 प्रतिभागी करीब 5,000 प्रतिभागी हैं जो इस मैराथन में शामिल हुए। खेलो इंडिया का थीम सॉन्ग भी सीएम मनोहर लाल ने लॉन्च किया।
कुरुक्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। सांसद खेल स्पर्धा 15 से 18 मई तक चलेगी। सांसद खेल स्पर्धा के शुभारंभ के मौके पर ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। सांसद खेल स्पर्धा में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के 17 खंडों के लगभग 5000 के करीब प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सांसद खेल स्पर्धा के मौके पर खेलो इंडिया थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा को खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका मिला है। मैराथन में महिला धावकों में काफी उत्साह देखने को मिला। ब्रह्म सरोवर से मैराथन शुरू हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मैराथन में खिलाड़ियों के साथ दौड़ लगाई। हम भले शरीर से आयु ज्यादा हो, मन से तो आज भी हम युवा हैं। तन से चाहे एज हमारी ज्यादा है, लेकिन मन से अभी भी युवा हैं, वो बात भी सही है। तन से भले ही उम्र ज्यादा हो, लेकिन मन से अभी भी युवा हैं और यही जोश हर खिलाड़ी में देखने को मिलना चाहिए और हर एक पीढ़ी में इस तरीके का जोश और जज्बा होना चाहिए, तभी तो खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और स्वस्थ भी रहेगा इंडिया। उधर करनाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आया है, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। करनाल में बस्तार रोड पर पकड़े गए 4 आतंकियों को 10 दिन का रिमांड पूरा हो गया। 4 को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की अपील दायर की थी। आरोपियों की तरफ से पहुंचे वकील अंग्रेज पन्नू ने बताया कि अमनदीप और गुरप्रीत का 18 मई तक पुलिस रिमांड लिया गया है। परविंदर और भूपेंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी वकील ने बचाव में रखा कि पहले पुलिस ने तेलंगाना ले जाने की रिमांड मांगी थी, लेकिन पंजाब पुलिस लेकर गई है। पुलिस ने कहा कि हमने इन्हें तेलंगाना लेकर जाना है, इसीलिए रिमांड मांगा गया है। जो आर्गुमेंट करी उसके ऊपर 2 जो अक्यूज पर्सन हैं, अमनदीप और गुरप्रीत का जो है वो रिमांड मिला है 18/5 तक। जो परमिंदर और भूपिंदर हैं उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 5 मई की सुबह पुलिस ने 4 आतंकियों को बस्तारा टोल के पास से नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया था। चारों आतंकी इनोवा गाड़ी में पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे थे। चारों संदिग्ध आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का है। ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता थी। अब पुलिस रिमांड वापस से मिली है, बढ़ी है। अब और क्या खुलासे होते हैं पुलिस के इस जांच में, इस रिमांड पर, यह देखने वाली बात है। उधर सोनीपत में जननायक जनता पार्टी ने एक धन्यवाद रैली आयोजित की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत के खरखौदा में स्थित अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को संबोधित किया। जेजेपी की धन्यवाद रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने मंच से कहा कि IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी का प्लांट लगने से प्रदेश की सरकार को बड़ा निवेश आया है। ये प्लांट खरखौदा की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। खरखौदा में IMT बढ़ने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा निवेश एक साथ आया है और लगभग 2400 करोड़ से ऊपर की लागत से मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल में। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भी धन्यवाद रैली को संबोधित किया। अजय चौटाला ने मंच से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मुख्य मंच से एक बार फिर अधिकारियों को चेताया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसी भी जेजेपी के कार्यकर्ता को नजरअंदाज किया तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद रैली का मौका और इस मौके पर जेजेपी अपने आप को और मजबूत करने की कवायद में हरियाणा में जुटी हुई। उधर पलवल में वार्ड नंबर 5 की 3 गलियों को पक्का बनाने के कार्य का विधायक दीपक मंगला ने शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन गलियों को लगभग 75 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पलवल विधायक दीपक मंगला ने वार्ड नंबर 5 की 3 गलियों को पक्का बनाने के कार्य का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोहन नगर और राजीव नगर की इन गलियों को नगर परिषद की ओर से लगभग 75 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने कहा कि बरसात के मौसम से पहले इन गलियों को नगर परिषद की ओर से बनाकर जनता को समर्पित करेंगे। इन गलियों में अमृत योजना के तहत सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन पहले से डाल दी गई है। फाटक पार मोहन नगर के मुख्य मार्ग और गलियों के लोग आने जाने में काफी दिक्कत का सामना कर रहे थे। उम्मीद जताई जा रही है कि गलियों के शिलान्यास हो जाने से निश्चित तौर पर लोगों की समस्या का समाधान होगा। इन गलियों के निर्माण से यहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।
दिक्कत का सामना कर रहे थे। अब यहाँ सीवरेज की लाइन डल गई है, पानी की लाइन डल गई है और आज यहाँ पर इस मोहन नगर की जो मेन गली है इसका शिलान्यास हुआ है और कुछ गलियों का आज उद्घाटन हुआ है। कई सौगात जनता को मिली है और जाहिर सी बात है पक्की गलियों बनने की वजह से राहत भी मिली है। उधर आगे बढ़ते हैं। अंबाला सर्किल बिजली विभाग की ओर से 6 टीमें बनाकर 800 से ज्यादा जगहों पर चेकिंग की गई। इस अभियान में 47 बिजली चोरी के मामले निकलकर सामने आए हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ हरियाणा में बिजली की खपत भी बढ़ गई है, जिसके चलते लोड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ते लोड के बीच बिजली चोरी की आशंका के चलते अंबाला बिजली विभाग की ओर से जिले भर में 800 जगह पर छापेमारी भी की गई। बिजली चोरों को पकड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान के दौरान विभाग के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। इस दौरान 47 जगहों पर बिजली चोरी के मामले पकड़े गए, जिन पर 15 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया। ज्यादा जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एक्सीएम सुखबीर सिंह ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए 6 टीमें बनाई गई, जिन्होंने 800 से ज्यादा साइट चेक की। इस दौरान पकड़े गए 47 बिजली चोरी के मामलों में 15 लाख का जुर्माना लगाया गया। बहरहाल अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि इस तरह की घटनाओं पर उनकी पैनी नजर है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। हमने 15 लाख की चोरी जो है एक दिन में पकड़ी है कल में, और अंबाला सिटी में हमने तकरीबन 5 लाख के आसपास की चोरी पकड़ी हुई है। एक तरफ बिजली की कमी तो दूसरी तरफ बिजली की चोरी। अब ऐसे में प्रशासन का सख्त रवैया जरूरी था। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में देश के सबसे लंबे रूट के लिए बस सेवा फिर से बहाल हुई है। बस केलांग से लेह के बीच चलेगी। इन दिनों लाहौल स्पीति में किसान और बागवान सर्दियों के दौरान हुई कम बर्फबारी और बारिश नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। बुआई का सीजन चरम पर है, लेकिन कुदरती चश्मों में नाम मात्र पानी रह गया है। बर्फ बात पलवल की करते हैं, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने 25 लाख रुपयों से भरे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने और 5-5 हजार के इनामी घोषित 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि सीआईए पलवल इंचार्ज विश्व गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू कॉलोनी स्थित 25 लाख रुपयों से भरे पीएनबी बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने वाले 3 आरोपी जिले में मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही इंचार्ज विश्व गौरव के नेतृत्व में गठित की गई टीम ने मौके पर दबिश दी और 3 लोगों को काबू कर लिया। किशन उर्फ छोटू, ये आजमपुर हुसैनपुर, थाना ककोट, जिला बुलंदशहर, इस्लाम पुत्र फारूक, निवासी संजय कॉलोनी पलवल, इनको गिरफ्तार किया है और आज इनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया है। बता दें कि पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है, जबकि इस गिरोह के 5 और आरोपी अभी भी फरार हैं। चोर एटीएम भी उखाड़ ले गए थे, अब ये गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता। उधर 29 मई को सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक रैली को संबोधित करेंगे। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने 29 मई को सिरसा के ऑर्डर में सीएम मनोहर लाल की एक रैली को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। रणजीत सिंह ने दावा किया कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे और साथ ही सीएम मनोहर लाल सिरसा जिले को कई सौगातें देंगे। इस मौके पर रणजीत सिंह ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। रणजीत सिंह ने रानिया में एक निजी पैलेस में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसके अलावा रणजीत सिंह ने रानिया हल्के के कार्यकर्ताओं को रैली को लेकर ड्यूटी की जिम्मेदारी भी सौंपी। क्योंकि ये 1.5 लाख से कम नहीं जाएगी, बहुत जबरदस्त रैली होगी, ये ऐतिहासिक रैली होगी सिरसा के लिहाज में। हालांकि गर्मी पड़ रही है, बहुत 48 टेम्परेचर है, पर हमारा वर्कर आपने देख लिया जो इतना संजीदा है, उसके विश्वास में रोड में हम कह सकते हैं कि जबरदस्त है। रणजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा में अब बिजली की कोई कमी नहीं, पिछले कुछ दिनों से बिजली में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 घंटे बिजली देने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। रणजीत सिंह ने दावा किया कि अगले 2-3 दिन में भाखड़ा में प्राइवेट कंपनी से बिजली विभाग को 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिलेगी। अब जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली को संबोधित करेंगे तो कौन सी बड़ी सौगात देंगे, ये देखने वाली बात होगी। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में देश के सबसे लंबे रूट के लिए बस सेवा फिर से बहाल हुई है। बस केलांग से लेह के बीच चलेगी।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के केलांग से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह तक बस सेवा बहाल हो गई है। इसके साथ ही देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर बस सेवा बहाल हुई है। लेह से दिल्ली की दूरी 1026 किलोमीटर दूर है। यात्रियों को इसके लिए 1740 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रविवार तड़के 5 बजे हरी झंडी दिखाकर बस को लेह के लिए रवाना किया गया। पहले दिन 17 यात्रियों ने बस में सफर शुरू किया। बस सेवा 8 महीने बाद बहाल हुई है। पिछले साल 1 जुलाई को बस सेवा बहाल हुई थी और 15 सितंबर को स्थगित हुई थी। इस साल ये लगभग 1.5 महीने पहले ही बहाल हुई है। केलांग से लेह की दूरी 365 किलोमीटर है, जबकि लेह से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा। यात्रियों से किराया 1740 रुपए लिया जाएगा। लेह से दिल्ली के लिए बस तड़के 3 बजे चलेगी। तो लेह के लिए वापस से ये बस रूट शुरू हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यटकों के लिए, यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में कम बारिश की वजह से पानी की कमी देखने को मिलने लगी है। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि सूखे से निपटने के लिए प्रयास लगातार जारी है। इन दिनों लाहौल स्पीति में किसान और बागवान सर्दियों के दौरान हुई कम बर्फबारी और बारिश नहीं होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। बुआई का सीजन चरम पर है, लेकिन कुदरती चश्मों में नाम मात्र पानी रह गया है। बर्फ का पानी खत्म हो गया है। ऐसे में जिले के कई इलाकों में किसान नकदी फसल बीजने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। पानी की किल्लत को लेकर जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है, सरकार और प्रशासन सूखे से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ पर जिस तरह से भयंकर सूखा पड़ा है, लाहौल के लोग अपनी सिंचाई नहीं कर पा रहे। ऐसे में हमने जो है बहुत से गांव में नए स्कीम शुरुआत की है, जैसे आपका तांदी शुमनम, आपका गोंदला में, आपका सिंधुवाड़ी में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम शुरू कर रहे हैं। स्नो हार्वेस्टिंग के जरिए नई सिंचाई योजना के तहत तांदी, सुमनम, गोंदला, सिंधवाड़ी में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के तहत सिंचाई पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में सूखे जैसे हालात न हो। कम बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अब पानी की समस्या लोगों के सामने उत्पन्न हो रही है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। उधर उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिन के वक्त लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के राज्यों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पास है। इस बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर यह है कि आने वाले कुछ दिन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम करवट ले सकता है, लेकिन अभी इसकी राहत नहीं दिख रही। भाई आप सामने देख रहे हो कितनी गर्म है, आपको खुद ही पता है। इस टाइम बगैर ठंडे पानी से इसमें राहत ही नहीं मिल पा रही, इतनी गर्म है। 45 डिग्री पारा है इस टाइम। कितनी दिक्कतें हो रही हैं भाई? इस टाइम बहुत दिक्कतें हैं। दोपहर में बिल्कुल नहीं निकला जा रहा, सुबह शाम खाली निकलने वाला टाइम है दोपहर में। गर्मी से उत्तर भारत के कई राज्य बेहाल हैं। आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए भीषण गर्मी पड़ने के साथ लू चलने की संभावना जताई है। पारा बढ़ने के साथ विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हालात ये हैं, कई राज्यों में दिन के वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। यूपी से लेकर पंजाब, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। तो बढ़ता तापमान है, जिससे जनता बेहद परेशान है। कब राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। उधर संभल में एक दूल्हा दुल्हन की शादी सुर्खियों का केंद्र बनी रही, जहां 3 फीट की तहसीन, जहां 3.5 फीट के रेहान की दुल्हन बनकर संभल पहुंच गई है। शादियों का सीजन जोरों से चल रहा है। हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक और वीडियो इंटरनेट पर जमकर कदर काट रहा है। संभल के चमन सराय के मोहम्मद रेहान, जिनकी लंबाई 3.5 फीट है। रेहान भी बरसों से शादी का इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। रामपुर जनपद के शाहबाद में 3 फीट की लड़की से रेहान की बड़ी धूमधाम के साथ शादी हुई। रेहान का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 फीट के रेहान अपनी नई नवेली दुल्हन तहसीन जहां को इम्प्रेस करने के लिए जमकर डांस करते नजर आ रही हैं। ये शादी हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। लोग सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से शादी की बधाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस अनोखी शादी में शामिल हुए लोग दूल्हे रेहान और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, साथ ही वीडियो भी बना रहे हैं। कद रेहान का छोटा जरूर है, लेकिन उनके हौसले उतने ही बुलंद हैं।
रेहान के घर खुशी आई और आखिरकार उन्हें उनके दुल्हन मिल गई। उधर फतेहाबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग में विद्यार्थियों के हैरान कर देने वाले जवाब सामने आए। पेपर में विद्यार्थी पास करने की अर्ज करते दिखाई दिए। क्या कुछ लिखा गया दिखाते हैं। फतेहाबाद में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की मार्किंग चल रही है और इस बार फिर कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यालयों ने जो उत्तर लिखे हैं वो हैरान करने वाले हैं। किसी छात्र ने लिखा कि अच्छे नंबर नहीं मिले तो पापा शादी करवा देंगे, तो वहीं एक ने लिखा कि मुझे कोई प्रश्न नहीं आता, मुझे पास कर दो। वहीं एक छात्रा ने यहाँ तक लिख दिया कि उसे पास कर दिया जाए, वो तो अध्यापकों की बेटी जैसी ही है। साथ ही एक युवती ने पेपर में लिखा, अगर 75% अंक नहीं दिए तो सुसाइड कर लूंगी। हालांकि इस बार कोई गीत या शेर तो नहीं देखने को मिला, लेकिन पास कर देने के लिए अर्ज जरूर किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने कहा कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की मार्किंग हो रही है। कुछ बच्चे शरारती होते हैं और आउट ऑफ वे जाकर पेपर में गलत लिखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी अध्यापकों से अपील करूंगा कि अध्यापक बच्चों को क्लास में बताएं कि इस तरह की गतिविधि और इस तरह की एक्टिविटी बोर्ड की परीक्षाओं में ना करें। वाकई बच्चों के हैरान करने वाले जवाब, लेकिन शायद मेहनत कर ली होती तो ये नतीजा ना होता। खैर, नॉर्थ कोरिया इन दिनों कोरोना महामारी की मार झेल रहा है। नॉर्थ कोरिया में रोजाना लाखों केस आ रहे हैं। हालांकि कोरोना का पहला केस आने के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बावजूद इसके बड़ी तादाद में कोरोना केस आना चिंता का विषय बना हुआ है। उत्तर कोरिया ने कोरोना संक्रमण के पहले केस की पुष्टि की है और इसके साथ ही देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। इस लॉकडाउन को तानाशाह किम जोंग उन ने सीरियस इमरजेंसी का नाम दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अब तक ये मानने से इनकार कर दिया था कि उनके यहाँ कोरोना का कोई केस मिला है, लेकिन अब खुद ही केस की पुष्टि की और पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया में पहले भी कोरोना संक्रमण के काफी केस मिले थे। प्योंगयांग में पाए गए मरीज में बुखार के लक्षण थे और जांच के बाद ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट की पुष्टि हुई। किम जोंग उन ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और फिर कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। किम जोंग उन ने आदेश दिया है कि सभी शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए और पाबंदियों का पालन किया जाए। हालांकि अभी डिटेल सामने नहीं आई है कि कोरियाई नागरिकों पर कौन सी पाबंदियां लगाई गई है। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए किम जोंग उन ने कोरोना संक्रमण से देश के जीतने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पैदा हुए हालातों से हम उबरेंगे और जल्द ही हमें इस पर विजय हासिल होगी। जब दुनिया की कोरोना से जंग जारी थी, उस बीच कोरिया ये कह रहा था कि उसके यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है, लेकिन अब कोरोना के मामले मिल रहे हैं लाखों की तादाद में। उधर खेल जगत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक एंड्रयू साइमंड्स की शनिवार रात टाउन्सविले में एक कार दुर्घटनाग्रस्त में मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का शनिवार रात एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस हादसे से क्रिकेट वर्ल्ड सदमे में है। महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहे गए साइमंड्स। उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन तमाम प्रयास असफल रहे। पुलिस ने बताया हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थी। क्वींसलैंड पुलिस ने बताया कि शहर से लगभग 50 किलोमीटर वेस्ट के हाईवे रेंज में रात करीब 10:30 बजे यह हादसा हुआ। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि तेज रफ्तार कार सड़क पर पलट गई। कार में एंड्रयू साइमंड्स सवार थे। पुलिस ने बताया कि हादसा एलिस रिवर ब्रिज के पास हुआ। घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया साइमंड्स को, जहां डॉक्टरों ने एंड्रयू साइमंड्स को बचाने की कोशिश भी की। डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में साइमंड्स को काफी गंभीर चोटें आई थी। वो कार में अकेले थे। तमाम कोशिशों के बावजूद एंड्रयू को बचाया नहीं जा सका। दो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों को बीते दिन पूरे क्रिकेट जगत ने खो दिया। शेन वॉर्न और उसके बाद अब एंड्रयू साइमंड्स की ये दुखद मौत वाकई हैरान कर। और इसी के साथ 1 मिनट पूरे रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।